नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश वर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विपणन सीजन 2021-22 के लिए सभी निर्धारित खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार किया व्यक्त। मुख्यमंत्री ने शिमला स्थित अपने सरकारी आवास ओक ओवर की नवग्रह वाटिका में किया पौधारोपण। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने राजधानी शिमला के जलौंठी में गरीबों व जरूरतमंदों को बांटा राशन। नाहन में मारकंडा नदी पर 27 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बनेंगे 2 पुल। बिंदलबोरे जीवनदायिनी बनकर उभरेगी मारकंडा नदी। बजट स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार का जताया आभार। मजदूर हितों व विभिन्न मांगों को लेकर श्रमिक संगठन सीटू ने शिमला स्थित श्रम आयुक्त कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस की प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने 50 वर्षों से अधिक समय तक इस देश में राज किया, तो क्या उनके समय में महंगाई नहीं थी। उन्हें कहा कि केंद्र सरकार महंगाई पर काबू पाने के लिए हर संभव प्रयास में जुटी है, जिसके जल्द सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में तो कांग्रेस का पोस्टर फाड़ो अभियान जारी है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 संकट में हम लोगों के जीवन को बचाने में लगे हैं, लेकिन कांग्रेस में एक दूसरे नेता के पोस्टर फाड़ने की जंग छिड़ी है। इससे उनकी पार्टी की गंभीरता का पता चलता है। कांग्रेस प्रदर्शन करती, क्या उनके जमाने में जो इस देश में 50 वर्षों से ज्यादा सत्ता में रही, क्या उनके दौरान महंगाई नहीं? महंगाई हुई है। और मैं इस बात को कह सकता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर भरोसा है पूरे देश को कि महंगाई को रोकने में वो सक्षम है। निश्चित रूप से आने वाले समय में इस दिशा में कदम उठाए जाएंगे और उसमें उसके परिणाम देखने को मिलेंगे। हम लोग यहाँ पर एक एक आदमी का जीवन बचाने के लिए काम कर रहे हैं इस कोविड के संकट में, और कांग्रेस पार्टी पोस्टर फाड़ो अभियान चलाए हुए है। इससे गंभीरता मालूम होती कि इतनी बड़ी कठिन परिस्थितियों में वो पार्टी जिस तरह से जिम्मेदारी के साथ उसको व्यवहार करना चाहिए, काम करना चाहिए, वो उस प्रकार से नहीं कर रही है। और ये दौर पूरे देश भर में शुरू हो रहा है। लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ करके जो है वो दूसरे दलों में जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी में पिछले कल जितेंद्र प्रसाद जो आए हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष एवं छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने सोशल मीडिया में जारी पत्र बम को प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और सरकार को बदनाम करने की साजिश करार दिया है। सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि यदि पत्र लिखने वाले के पास तथ्य है तो उसे मुख्यमंत्री और जांच एजेंसियों को सारे सबूत सौंप देने चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे आधारहीन, फर्जी और बिना सबूत के आरोप लगाने वालों से कड़ी पूछताछ होनी चाहिए। गौरतलब है कि इन दिनों सोशल मीडिया में वायरल हो रहे पत्र के जरिए हिमाचल सरकार के कैबिनेट मंत्री पर कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसमें स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। चिट्ठी लिखने वाले कथित व्यक्ति ने मुख्यमंत्री पर भी दबाव बनाने और उनको अंधेरे में रखने जैसी कई बातें लिखी हैं। दुर्भाग्य है, कई लोग, कोई गवर्नमेंट हो, कोई व्यक्ति हो, उसके बारे में नाप शनाप सोशल मीडिया के ऊपर डाल देना या लिख किसी को भेज देना। और मुझे लगता है किसी व्यक्ति के ध्यान में ऐसी चीज हो, क्योंकि हर जागरूक नागरिक का जो कर्तव्य बनता है, कोई गलत बात हो रही है उस पर नजर रखना। अगर ऐसा उनको लगता है तो अगर वो व्यक्ति समाज के शुभ चिंतक हैं और विचार के शुभ चिंतक हैं, तो उन लोगों को तथ्यों सहित चुपके से मुख्यमंत्री जी से मिल लेना चाहिए। मुझे लगता है जब हम लोग, अगर कुछ है तो अगर हम लोग व्यक्ति का शोर पहले मचा देंगे तो आदमी की इंक्वायरी नहीं हो पाएगी, कुछ नहीं होगा, किसी का क्या होगा। ये सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए होता है, तथ्य कुछ होते नहीं है। अपनी कोई खुन्नस होती है, उस खुन्नस को निकालने के लिए किसी के विरोध में ऐसे लेटर्स पहले भी निकलते रहे हैं
और सोशल मीडिया पे आ जाते हैं। लेकिन ये परंपराएं बिल्कुल गलत हैं। अगर किसी के पास है, अगर वो समाज का चिंतक है, तो उस व्यक्ति को मुखिया के साथ मिलना चाहिए। मैं अपनी गवर्नमेंट की बात नहीं करता, कांग्रेस के शासन में भी मान लो अगर ऐसा होता है, बिल्कुल गलत है। और इसलिए विधानसभा के अंदर वीरभद्र सिंह जी ने एक बार कहा था, और शायद धूमल साहब ने भी कहा था, कि बिना नाम से, बिना एड्रेस से, बिना तथ्यों से अगर कोई लेटर आता तो उसका संज्ञान सरकारों को नहीं लेना चाहिए, कुछ उसका कोई मायने नहीं होता है। तो विधानसभा के अंदर इन चीज ऐसे लेटरों के ऊपर पहले चर्चा हो चुकी है। अगर किसी के पास तथ्य है तो उनको कोर्ट में जाना चाहिए, या फिर मुझे लगता है सरकारों के मुखियों के ध्यान में लाना चाहिए। अगर कोई गलत है तो उसको सुधारा जाना चाहिए, इसमें कोई यानी लोकतंत्र का हिस्सा है। लेकिन अपनी खून से निकालने के लिए किसी भले मानस व्यक्ति के ऊपर जो मर्जी लिख दो, जो मर्जी भेज दो, जो मर्जी बोल दो, और अपने नाम के आगे पूरा एड्रेस भी ना लिखो, फोन नंबर भी ना लिखो, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं व्यक्ति के मन में चोर है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने चलौंठी में रीजनल तिब्बतियन वुमेन एसोसिएशन शिमला की ओर से जरूरतमंद लोगों को राशन वितरित किया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा जरूरतमंद लोगों को भोजन व रोजमर्रा की वस्तुएं वितरित की जा रही है। इसके तहत उन्होंने तिब्बतियन वुमेन एसोसिएशन की ओर से 50 जरूरतमंद लोगों को राशन किट वितरित की। शहरी विकास मंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए रीजनल तिब्बतियन वुमेन एसोसिएशन का आभार व्यक्त किया। उन्होंने इंजन घर और चलौंठी वार्ड में सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों को 40 होम आइसोलेशन किट भी प्रदान की। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लिए गठित टास्क फोर्स की वर्चुअल समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 देश के विद्यार्थियों के समग्र विकास एवं जीवन मूल्यों पर आधारित नीति है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों को चरणबद्ध तरीके से शीघ्र लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विद्यालयों के अकादमिक क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे और बाल्य शिक्षा को ध्यान रखते हुए प्रदेश के और विद्यालयों में प्री प्राइमरी शिक्षा को लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को बहुविषयक विश्वविद्यालय बनाने की दिशा में विश्वविद्यालय में और अकादमिक विभागों की स्थापना की जाएगी। पिछले 3 वर्षों में विश्वविद्यालय में 11 नए विभाग शुरू किए गए हैं। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत को पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने में बहुत सहायक होगी। हिंदू धर्म के अनुसार ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन शनिदेव का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को शनि जयंती के रूप में मनाया जाता है। वीरवार को भी देश भर में शनि जयंती मनाई गई। शनि के दोषों से मुक्ति पाने के लिए लोगों ने शनिदेव की पूजा अर्चना की। राजधानी शिमला के मिडल बाजार स्थित प्राचीन शिव मंदिर के पुजारी वासुदेव शर्मा ने बताया कि जिन लोगों की कुंडली में शनि अष्टम या चतुर्थ भाव में मौजूद है, वह लोग शनि जयंती के दिन विशेष उपाय करके दोषों से मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस दिन छाया पात्र में भी विशेष महत्व होता है। काले वस्त्र, सरसों का तेल और काली माश की दाल की पूजा और दान करके मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। वहीं शनि जयंती पर पीपल के वृक्ष की पूजा करना और हनुमान चालीसा का पाठ करना भी फलदायी माना जाता है। विशेष करके जिनका शनि खराब हो, कुंडली में खराब अष्टम में हो या अष्टमेश हो या चतुर्थ भाव में हो, ऐसे जो है शनि को आज पसंद किया जा सकता है। शनि की जो विशेष प्रिय वस्तु है, जैसे काला वस्त्र, सरसों का तेल और मांस इत्यादि से जो है शनि की पूजा की जा सकती है। छाया पात्र का दान इसमें विशेष महत्व है। जैसे लोहे के पात्र में आप सरसों का तेल डालिए और उसमें मुँह देखिए, छाया के निमित्त, क्योंकि छाया जो माता है वो शनि जी की जो माता है, उससे वो अति प्रसन्न होते हैं। और वैसे भी आजकल महामारी का जो दौर चला है, उस शनि से प्रेरित होकर ही ऐसी महामारियाँ चलती है, तो इससे भी लोगों को जो विशेष लाभ जो है इसमें प्राप्त होगा। और सायंकालीन वैसे वट सावित्री की जो आज अमावस्या भी है, वट सावित्री भी कहा जाता है इसको, पिछले जो दिन लगी थी, जिसमें जो है वट वृक्ष की पूजा की जाती है। तो आज के दिन विशेष करके जो है पीपल की पूजा की जाती है। सायंकाल को दीप को जला करके जो है आप पीपल की भी प्रदक्षिणा कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पर ये पीपल है तो विशेष पीपल की प्रदक्षिणा 108 प्रदक्षिणा की प्रदक्षिणा जो है तेल चढ़ा करके जो है आप शनि को शांत कर सकते हैं। और यहाँ हिमाचल जैसे पहाड़ी शिमला इलाके में जो है पीपल नहीं होता है, तो यहाँ वैसे ही सायंकाल शनि जी की पूजा की जा सकती है, जिसमें जो है आप शनि का ओम प्राम शनिश्चराय नमः बीज मंत्र को भी आप जप कर सकते हैं और हनुमान चालीसा का भी विशेष पाठ कर सकते हैं।
मजदूर हित से जुड़े विभिन्न मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए श्रमिक संगठन CITU द्वारा 1 जून से 10 जून तक देश भर में अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत हिमाचल प्रदेश में भी जगह जगह धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। शिमला की हिमलैंड स्थित श्रम आयुक्त कार्यालय के बाहर भी CITU कार्यकर्ताओं ने श्रमिकों की लंबित मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर मजदूर विरोधी नीतियां लागू करने और पूंजीपति हितैषी कानून पारित करने के आरोप लगाए। प्रदेश व केंद्र सरकार पर मजदूरों के हितों का हनन करने के आरोप लगाते हुए श्रमिक संगठन CITU द्वारा श्रम आयुक्त कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की गई। CITU नेता विजेंद्र मेहरा का कहना है कि कोरोना महामारी के इस दौर में देश के करोड़ों लोग बेरोजगार हुए हैं, लेकिन केंद्र व प्रदेश सरकार की ओर से प्रभावितों की कोई मदद नहीं की गई। उन्होंने कहा कि एक तरफ बेरोजगारी व बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है, तो वहीं मदद करने के बजाय सरकार आए दिन नए कानून पारित करके लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। मेहरा ने कहा कि सरकार द्वारा पारित 4 नए लेबर कोड व मजदूरों के कार्य के समय की अवधि को 8 से 12 घंटे बढ़ाने का फैसला भी मजदूरों के हितों के साथ खिलवाड़ है। मेहरा ने कहा कि बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए केंद्र सरकार को मनरेगा योजना के तहत प्रावधान करना चाहिए। जो पूरे देश के अंदर आज जो मजदूरों पर हमला बढ़ा है कोरोना काल में, 12.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों की नौकरियां पिछले वर्ष भी गई थी, 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों की नौकरियां अभी चली गई। मजदूरों को सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिलती है। हम लगातार ये मांग करते रहे हैं कि जो मजदूरों की छटनी की जा रही है इस पर रोक लगे। मजदूरों के वेतन में कटौती की जा रही है, उनको 40-50% कम वेतन दिया जा रहा है जो नौकरी में बचे हैं, और इसके साथ साथ 7,500 रुपये की मदद हर उस व्यक्ति को मिलनी चाहिए सरकार की ओर से जो आयकर मुक्त है। और मजदूर तो निश्चित तौर से आयकर मुक्त ही होते हैं क्योंकि उनकी तनख्वाह बहुत कम होती है, वेतन बहुत कम होता है। या 10 किलो राशन जो है हर व्यक्ति को दिया जाना चाहिए। इसके साथ साथ जो इस कोरोना काल में जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, चाहे स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, चाहे आउटसोर्स के कर्मचारी हैं, आंगनवाड़ी है, आशा है, मिड डे मील है, जो दूसरे कर्मचारी हैं, उन सभी को उस तरीके से मदद सरकार की ओर से नहीं मिल पाई। आपने सभी ने मीडिया में रिपोर्ट किया 3-4 दिन पहले। फीमेल हेल्थ वर्कर भी काम जो है काले बिल्ले लगा कर जो कर रही हैं, क्योंकि फीमेल हेल्थ वर्कर तो आपको पता है कि पूरे मेडिकल क्षेत्र का एक बुनियादी उसमें ढांचे में शामिल हैं। तो जब उनको जो है कोरोना वॉरियर का दर्जा नहीं मिल रहा है तो आप समझ लीजिए कि किसी को भी नहीं मिल रहा है। ये सिर्फ कोरी लफाजी हो रही है। और पूरे देश के अंदर हम ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये नीतियों का निर्माण हो रहा है, लेबर कोड जिस तरीके से बना दिए गए हैं मजदूरों के खिलाफ, जिस तरीके से कृषि कानून बनाए गए हैं किसानों के खिलाफ, और हमारे देश में इस तरीके से पूरा मजदूर किसान विरोधी नीतियाँ चल रही है। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश में मजदूर बुरे तरीके से तबाह हुए हैं। एक तरफ फैक्ट्री वर्कर के लिए जो है 8 से 12 घंटे की ड्यूटी कर दी है। पिछले कल आप लोगों ने रिपोर्ट किया था परसों कि बद्दी के अंदर मॉर्फिन कंपनी में 8 से 12 घंटे मजदूरों से ड्यूटी ली जा रही है और जो उनको ओवर टाइम नहीं दिया जा रहा है। जो उनकी लंच ब्रेक थी वो 1 घंटे से घटाकर आधा घंटा कर दी है। यानी मजदूरों का शोषण तेज हो गया कोरोना में भी। सेंट्रल रोड फंड के अंतर्गत नाहन विधानसभा क्षेत्र के 2 अत्यंत महत्वपूर्ण पुलों के निर्माण के लिए 27 करोड़ 50 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत हुई है। मारकंडा नदी पर बनने वाले इन पुलों से स्थानीय ग्रामीणों का जीवन अब आसान हो जाएगा। नाहन में मीडिया से बात करते हुए स्थानीय विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि मारकंडा नदी नाहन विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए बाधक थी और लोगों के आवागमन के लिए बरसात में भारी परेशानी का सबक थी, लेकिन पुल बनने के बाद मारकंडा नदी जीवनदायिनी बनकर उभरेगी। नाहन विधानसभा क्षेत्र में 2 और बड़े पुलों के निर्माण के लिए जो स्वीकृति आई, 27.5 करोड़ रुपए धनराशि सेंट्रल रोड फंड के अंतर्गत आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने माननीय जयराम ठाकुर जी के प्रयासों से जो नाहन विधानसभा क्षेत्र को उपलब्ध कराया है, उसके लिए मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। नाहन विधानसभा क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कालाम पंचायत का मोगिनंद, इन लोगों को जब अपनी ही पंचायत के नागल्स खेती दूसरे हिस्से में जाना होता है तो हरियाणा से होकर के जाना पड़ता था, जिसकी चिंता पूर्ववत नहीं की गई। आज 10.5 करोड़ रुपए की स्वीकृति हमको प्राप्त हुई। इसी प्रकार से मक्कड़वाली गांव, कून गांव, नहरला गांव और अनेक गांव जो मार्कंडे नदी के दूसरी तरफ बसे हुए हैं, उन लोगों का जीवन टापू के अंदर श्रीलंका की तरह से रहता था। आज उनके लिए पुलों के माध्यम से 16.5 करोड़ रुपए के
2 पुल बना करके उन गांव को पूरी तरह से जोड़ा जाएगा। उनको भी बहुत बधाई देता हूं। श्री जगत प्रकाश नड्डा, हमारे केंद्रीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका भी धन्यवाद करता हूं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो निरंतर इस कार्य के लिए संघर्ष करते हैं, उनका धन्यवाद करता हूं। नाहन की जनता ने देखा है किस तरह से पुलों की गाथा चल रही है। उसके अंदर मझाड़ा के पुल का निर्माण, देवनी सलानी के पुल का निर्माण, अधेरी के पुल का निर्माण, बुढ़ड़ियों के पुल का निर्माण, खैरी के नाले के पुल का निर्माण, 2 घाट के खाले के पुल का निर्माण, पथराड़ा के खाले का पुल का निर्माण, धौला कुआं से प्रदूणी के बीच में 3 पुलों का निर्माण, ऐसे लगभग 28 पुलों के निर्माण का कार्य नाहन विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के सक्षम प्रयासों के साथ संभव हो रहा है। छोटा शिमला स्थित क्षेत्रीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय को आयुष घर द्वार कार्यक्रम के दूसरे चरण के तहत अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक और धार्मिक संस्था आर्ट ऑफ लिविंग की ओर से 3 LED स्क्रीन भेंट की गई। क्षेत्रीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के नोडल अधिकारी व कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अश्विनी शर्मा ने बताया कि यह LED स्क्रीन उपचाराधीन मरीजों के मनोरंजन के लिए कारगर साबित होगी। उन्होंने बताया कि 26 अप्रैल 2021 को आयुर्वेद अस्पताल को कोविड अस्पताल बनाया गया था, जिसमें कोविड रोगियों के लिए 30 बिस्तरों का प्रावधान किया गया था। डॉक्टर अश्विनी शर्मा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन द्वारा यहाँ चिकित्सकों और मरीजों के लिए हर सुविधा मुहैया करवाई गई थी। इस वजह से आयुर्वेद अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीजों के स्वास्थ्य में जल्द सुधार आया और अब अस्पताल कोरोना मुक्त हो गया है। यानी अस्पताल में वीरवार को कोरोना से एकमात्र मरीज को भी स्वास्थ्य लाभ के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। शहर में जब कोविड रोगियों का भार बढ़ गया था, जैसे मई महीने में, तो उस समय पे जो वहाँ पर ज़्यादा पेशेंट जब हो गए और बेड्स की थोड़ी कमी आना शुरू हो गई, तो इस अस्पताल को एक स्टेप डाउन फैसिलिटी के रूप में यूज़ किया जा रहा था कि यानी वहाँ से जो थोड़े माइल्ड और मॉडरेट पेशेंट्स थे, उन पेशेंट्स को यहाँ पर शिफ्ट करवाया गया और इस तरह से उनका यहाँ पर बाकायदा ट्रीटमेंट हुआ, चिकित्सा हुई और रोगी यहाँ से ठीक होकर स्वस्थ होकर अपने घरों को गए। और इस चिकित्सालय को चलाने के लिए विभाग का बहुत बड़ा योगदान रहा। हमारे डायरेक्टर सर, जॉइंट डायरेक्टर मैडम और हमारे और भी विभाग के जो आला अफसर हैं, उन लोगों ने समय समय पर सहयोग दिया और जितनी भी हम लोगों को समस्याएं होती थी वो हम समस्याएं उनको बताते थे और उसका वो समाधान करते थे। इसके साथ जिला प्रशासन ने हम लोगों का बहुत ज़्यादा इसमें सहयोग किया और हमारी जो टीम्स यहाँ पर डॉक्टर्स की और पैरामेडिकल स्टाफ्स की ड्यूटीज़ देते थे, वो लोग भी दिन रात जब यहाँ रहते थे ड्यूटी के दौरान, तो उनको होटल्स में ठहराने की व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा करवाई गई। इसके सिवाय खाना मरीज़ों के लिए, रोगियों के लिए खाना, इवन हमारी टीम्स के लिए खाना, वो भी जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ पर प्रोवाइड किया गया हम लोगों को। और समय समय पर डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज ने भी हमें इसमें बहुत हेल्प किया। इसके साथ DDO अस्पताल प्रशासन ने भी हमारे साथ बहुत सहयोग किया और जो दवाइयाँ वगैरह भी मरीज़ों के लिए यहाँ पर इस्तेमाल होती थी चिकित्सा में, वो भी हमें DDO से और इवन IGMC से भी प्राप्त हुई। और इस अस्पताल को यहाँ पर मैनेज करने में, इसका इंटरनल मैनेजमेंट करने में एक हमारे ही यहाँ के चिकित्सक हैं डॉक्टर गीतांजलि सूद, उनका भी बड़ा अहम योगदान रहा, जिन्होंने कि अस्पताल में जो आंतरिक रोगी थे उन रोगियों के लिए बाकायदा जो भी कंसल्टेशन होता था, IGMC के कंसल्टेंट से जो बात करनी होती थी, उसमें बहुत सहयोग किया। और जिस तरह से उन कंसल्टेंट्स के द्वारा उनको ट्रीटमेंट करने के लिए बोला जाता था, वैसी ट्रीटमेंट्स हमारी टीम्स को बताया जाता था और उनका इस स्वास्थ्य को मॉनिटर किया जाता था। तो ये बहुत ही बढ़िया एक यहाँ पर सुगठित ढंग से विभाग ने और उसके सिवाय जिला प्रशासन ने और उसके साथ साथ DDO के स्टाफ ने, इवन CMO शिमला ने इसमें बहुत ज़्यादा हमारी मदद की और ये अस्पताल एक सफल कोविड अस्पताल के रूप में चला। राजधानी शिमला में पानी की आपूर्ति के लिए ब्रिटिश काल में निर्मित पाइपलाइन में काफी समय से हो रही लीकेज की समस्या को हल कर लिया गया है। पाइपलाइन की मुरम्मत के बाद लीकेज से प्रतिदिन व्यर्थ बहने वाला 12 लाख लीटर पानी अब लोगों के घरों तक पहुंचेगा। नगर निगम शिमला के सहायक अभियंता महबूब शेख का कहना है कि गर्मियों के दौरान भी निगम द्वारा लोगों को पानी की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। उन्होंने कहा कि पानी को व्यर्थ बहने से बचाने के लिए लोगों के सहयोग की भी आवश्यकता है। लीकेजेस बहुत टाइम से कई अंडरग्राउंड थी,
क्योंकि नेटवर्क हमारे पास जो है ब्रिटिश टाइम का मैक्सिमम है कोर शिमला में, तो बहुत टाइम से लीकेजेस थी जिसको हम रिपेयर नहीं कर पाते थे। अभी क्या हुआ, लॉकडाउन के टाइम बेसिकली इसको हमारे एमडी धर्मेंद्र गिल साहब वही मॉनिटर कर रहे थे, उन्हीं की डायरेक्शन में जैसा हो रहा था सारा कुछ। तो लॉकडाउन के टाइम ट्रैफिक बंद थी, तो एमडी साहब की डायरेक्शन पे फिर हमने वो मॉनिटर कर रहे थे, रात रात भर वो मॉनिटर करते रहते थे। हमने लीकेजेस जहाँ जहाँ थी वो आइडेंटिफाई करके वो रिपेयर की है, जिससे कि हमने 12 लाख लीटर से ज़्यादा पानी बचाया है पर डे। और इसके अलावा पानी तो हमने अभी पूरी गर्मी में सुचारू रूप से चला ही है, और बाकी कोई परेशानी भी पानी से हमने आने नहीं दी है। और मैं पब्लिक से भी अनुरोध करूंगा, क्योंकि जहाँ से हमारा कनेक्शन पॉइंट होता है, कनेक्शन के बाद जो कम्युनिकेशन लाइन होती है वो इंडिविजुअल को मेंटेन करनी होती है, वहाँ पे भी वेस्टेज काफ़ी हो जाती है। पब्लिक से मैं अनुरोध करूंगा कि वो अपनी लाइनें मेंटेन रखें, पानी वेस्टेज ना होने दें, क्योंकि जो पानी हम उनको 15-16 रुपये पर किलोलीटर दे रहे हैं वो सरकार को, हिमाचल सरकार को 100 रुपये से ऊपर पड़ रहा है। तो हिमाचल सरकार का नुकसान ना हो, इसलिए पब्लिक को अवेयर होना चाहिए। ये पानी को पानी के रूप में ही मत देखें कि पानी मेरे को आ रहा है, मैं इसका पैसा दे रहा हूँ, सब्सिडाइज पैसा दे रहे हैं। बाकी आपका अगर 15-16 रुपये दे रहे हैं तो उसका 90-100 रुपया उस पानी पर किलोलीटर में हिमाचल सरकार पे कर रही है। गर्मी बढ़ते ही पहाड़ों पर बर्फ पिघलने से सतलुज नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। ऐसे में देश की सबसे बड़ी भूमिगत जल विद्युत परियोजना नाथपा झाकड़ी की परियोजना प्रबंधन ने सतलुज घाटी के आसपास रह रहे लोगों के लिए अलर्ट जारी किया है। नाथपा झाकड़ी और रामपुर पावर स्टेशन के महाप्रबंधक मानव संसाधन प्रवीण नेगी ने बताया कि गर्मी में बर्फ पिघलने से सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। इसके लिए अतिरिक्त पानी को बांध के रेडियल गेट खोलकर छोड़ा जा रहा है। ऐसे में उन्होंने स्थानीय लोगों से सतर्क रहने की अपील किया और कहा कि नदी तट के समीप ना खुद आए और ना ही मवेशी छोड़े। गर्मी का प्रकोप बढ़ते ही सतलुज नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। नदी का बहाव बढ़ते ही 1500 मेगावाट की नाथपा झाकड़ी परियोजना निर्माताओं ने सतलुज नदी तट के लोगों को अलर्ट किया है। परियोजना निर्माताओं का कहना है कि अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया है, इसलिए बांध के रेडियल गेट खोल दिए गए हैं। निर्माताओं ने बताया कि सतलुज का जलस्तर करीब 520 क्यूमेक्स हो गया है। परियोजना की 6 विद्युत उत्पादन इकाइयों को चलाने के लिए 420 क्यूमेक्स पानी की आवश्यकता होती है। बाकी अतिरिक्त पानी को बांध के रेडियल गेट खोलकर छोड़ दिया जा रहा है, जिससे सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में सतलुज बेसिन के लोगों को सचेत किया जा रहा है कि नदी किनारे न जाएं, न ही मवेशी छोड़ें। नाथपा झाकड़ी और रामपुर पावर स्टेशन के महाप्रबंधक मानव संसाधन प्रवीण नेगी ने बताया कि सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। परियोजना की जरूरत से अधिक पानी को नदी में छोड़ा जा रहा है। उन्होंने सतलुज घाटी के लोगों से अपील की है कि वे नदी तट पर ना जाएं और ना ही मवेशी छोड़ें। पिछले कल से सतलुज नदी का पानी बढ़ने शुरू हुआ है और हमारा जो नाथपा में डैम है, जितना हमें रिक्वायर्ड पानी चाहिए होता है वो हम यूज़ करते हैं और उसके बाद जो पानी एक्सेस में होता है वो रेडियल गेट्स द्वारा बाहर नदी में चला जाता है। तो स्वाभाविक है अब आगे वाले दिनों में हमें पानी बढ़ता रहेगा, तो हमें इस चीज़ का ध्यान देना है। मैं सभी से, सब जनमानस से ये अपील करता हूँ कि नदी के किनारे ना जाएं और जो हमारे ध्वनि संकेत है, हूटर्स हैं, उस संकेत को समझें और अगर आपने सुन लिया है तो आप दूसरों को भी अवगत कराएं, उनको भी समझाएं, ताकि हम समाज में जो सतलुज बेसिन के किनारे जो जाते हैं या जिनका वहाँ से वास्ता पड़ता है उनको इस खतरे से टाल सकें, क्योंकि सबकी भलाई के लिए सोचना ये हमारा कर्तव्य है।
जिला हमीरपुर की मझोक सुल्तानी पंचायत के अंतर्गत आने वाले बल्ला गांव में स्थित जायका प्रोजेक्ट के पंप हाउस में चोरी करते हुए 2 युवकों को ग्रामीणों ने रंगे हाथों धर दबोचा। जानकारी के अनुसार ये युवक पंप हाउस का ताला तोड़कर मशीनों को चुराने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन एक राहगीर ने जब ऐसा करते हुए देखा तो तुरंत ग्रामीणों को सूचित किया। इसके बाद आधी रात को ही ग्रामीणों ने पंप हाउस में आकर दोनों युवकों को धर दबोचा। वहीं हमीरपुर पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर युवकों को हिरासत में लिया और मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी। जिला हमीरपुर के अंतर्गत आने वाले बल्ला गांव में जायका प्रोजेक्ट के पंप हाउस में चोरी करने के मकसद से आए 2 युवकों को ग्रामीणों ने धर दबोचा, जबकि अन्य 3 भागने में कामयाब रहे। प्राप्त जानकारी के अनुसार चोरी करने वाले युवक हमीरपुर के झनियारी के पास किराए के कमरे में रहते हैं और कबाड़ का काम करते हैं और रात के समय चोरी की घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं। रंगे हाथों पकड़े गए युवकों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और बाकी तीनों को भी पुलिस ने झनियारी के पास पकड़ा है। जायका प्रोजेक्ट के स्थानीय सदस्य रघुवीर ने बताया कि देर रात 5 लोग पंप हाउस के इर्द गिर्द घूम रहे थे। शक होने पर उन्होंने ग्रामीणों को इसकी सूचना दी और ग्रामीणों ने मौके पर आकर देखा कि पंप हाउस का ताला टूटा हुआ है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने चोरी करते हुए युवकों को रंगे हाथों पकड़ा, जबकि 3 युवक भागने में कामयाब हो गए। हाँ, जो हमारी मोटर पहले चोरी हुई थी उसके चोर आज रात को पकड़े गए, जो कि सहारनपुर बिहार के लोग और 5 लोग पकड़े गए और पुलिस की टीम अभी भी उनको लेकर हमीरपुर चली गई है। तकरीबन रात को 12 बजे चोरी कर रहे थे। यहाँ मोटर तो गाँव वाले इकट्ठे हो गए पकड़ लिया। एसएचओ हमीरपुर प्रशांत ठाकुर ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। एक प्रोजेक्ट है जायका, लोगों को कुछ सस्पिशन हुआ कि कुछ एक्टिविटीज़ देखकर दो लोगों को डिटेन किया गया, जिसमें कि पुलिस ने जब फैक्ट्स को वेरीफाई किया तो मालूम चला कि वो 2 लड़के जो बेसिकली बिहार और रुड़की से बिलोंग करते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ सस्पिशियस लगी और उनका जो पर्पज़ था वो पूछा गया तो ये असर्टन हुआ कि वो लोग वहाँ पर चोरी के उद्देश्य से गए थे। तो उनको डिटेन कर लिया गया है, केस रजिस्टर कर लिया गया है और उनसे इंटेरोगेशन की जा रही है। गौरतलब है कि करीब 3 महीने पहले भी जायका प्रोजेक्ट से लाखों रुपए की मशीनरी पर चोरों ने हाथ साफ किया था और अब एक बार फिर इस क्षेत्र की रैकी करके चोर अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे, जिसे ग्रामीणों की सूझबूझ से नाकाम किया गया है। नोफर वेलफेयर एंड चैरिटेबल सोसाइटी जल्द ही शिमला में डेड बॉडी एम्बुलेंस सेवा शुरू करने जा रही है। संस्था के अध्यक्ष गुरमीत सिंह ने बताया कि शिमला में सामान्य एम्बुलेंस तो काफी है, लेकिन डेड बॉडी एम्बुलेंस की कमी है। ऐसे में लोगों को कई बार एम्बुलेंस के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि संस्था द्वारा डोनेट की जाने वाली डेड बॉडी वैन पूरे प्रदेश में निःशुल्क सेवा देगी। गुरमीत सिंह ने बताया कि संस्था ने लंगर ऑन व्हीकल सेवा भी शुरू की है, जिसके जरिए जहाँ भी लंगर की आवश्यकता होगी, गाड़ी वहाँ जाकर निःशुल्क लंगर जरूरतमंदों को मुहैया करवाएगी। हमारी संस्था ने एक निर्णय और लिया है। हम लोग बहुत जल्दी जो है एक डेड बॉडी वैन लेकर आने वाले हैं, जो कि इसी महीने शुरू हो जाएगी। और वो डेड बॉडी लाने का हमारा मकसद ये है कि पिछले कोरोना काल के अंदर अपनों से अलग हो गए थे। मैंने एक ऐसे परिवार को, जो कि बहुत ही मौजूदा और कहते हैं ना असुरदार लोग थे, सुबह 4 बजे उनके परिवार के किसी सदस्य की डेथ हुई और वो शाम के 4 बजे तक डीडीयू में खड़े रहे, सिर्फ इस इंतज़ार के अंदर कि डेड बॉडी वैन आएगी और उनके अपने परिजन को शमशान तक पहुंचाएगी। तो उसी समय मैंने ये निर्णय लिया था कि हम कुछ ऐसा करेंगे जिसके लिए हम जीते जी को तो सब कोई करता है, लेकिन जो मृत हो जाते हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो इसलिए हमने ये निर्णय लिया कि हम एक डेड बॉडी वैन बनाएंगे और हमने इसका जो डेड बॉडी वैन है उसका जो खरीद है कर ली है। और ये डेड बॉडी वैन शिमला और शिमला के बाहर दोनों जगह चलेगी। ये पेड और अनपेड दोनों तरीके से रहेगी। जो लोग इसको पे कर पाएंगे वो पे करेंगे, जो नहीं कर पाएंगे उनके लिए संस्था पे करेगी। कोविड-19 से पैदा हुए संकट की इस घड़ी में हर कोई अपने अपने सामर्थ्य अनुसार कोरोना पीड़ितों और मानवता की सेवा में जुटा है। पंचायत प्रतिनिधि भी इस सेवा कार्य में जुटे हैं। जिला कांगड़ा के अंतर्गत आने वाली धुलू पंचायत प्रधान आशा देवी भी घर के और पंचायत कार्यों को निपटाने के बाद कुछ समय निकालकर कोविड मरीजों के लिए धर्मशाला अस्पताल की मेस में बतौर वॉलंटियर सेवा देकर मरीजों के लिए खाना बना रहे हैं। यह नहीं, आशा देवी की पंचायत में जो कोविड मरीज होम आइसोलेशन में है, उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसके लिए भी पंचायत प्रधान निरंतर मरीजों से संपर्क बनाए हुए हैं। कोरोना
कोरोना संक्रमित का नाम सुनते ही जहां कुछ लोग मरीजों से दूर भागते हैं, वहीं समाज में कई ऐसे लोग हैं जो इन मरीजों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। इन लोगों में कई पंचायत प्रतिनिधि भी शामिल हैं। इसी कड़ी में नाम जुड़ता है धलू पंचायत प्रधान आशा देवी का। पिछले 1 साल से अधिक समय से कोविड का दौर चल रहा है। ऐसे में बतौर पंचायत प्रधान मरीजों का हालचाल पूछने के साथ साथ आशा देवी धर्मशाला अस्पताल की मेस में कोविड मरीजों के लिए खाना भी बना रही हैं। प्रधान की ओर से बकायदा गांव के युवाओं की एक टीम तैयार की गई है, जिनकी बारी बारी से धर्मशाला अस्पताल में ड्यूटी लगती है और स्वयं प्रधान भी इसमें शामिल हैं। यही नहीं, राधा स्वामी सत्संग भवन परौर में पिछले वर्ष जब बाहर से आने वाले लोगों को रखने की व्यवस्था की गई थी, उस दौरान कोविड रिलीफ टीम में भी धलू पंचायत प्रधान बतौर वॉलंटियर सेवाएं दे चुके हैं। इसके अतिरिक्त कोरोना से मृत्यु होने पर स्वयं मृतकों के संस्कार के लिए पहुंचने में भी प्रधान गुरेज नहीं करती। वहीं युवाओं को कैसे समाज सेवा में आगे लाया जाए, इसको लेकर प्रधान की ओर से एक टीम गठित की गई है, जिससे युवा पीढ़ी भी पीड़ित मानवता की सेवा में अपना योगदान सुनिश्चित कर सके। पंचायत की ओर से तो जैसे हम मान लो अगर सरकारी खजाना है वो तो हमने यूज़ नहीं किया है। मैंने अपने मन से ही सैनिटाइज़र खरीदा और मास्क खरीदे, वो लोगों में बांटे और सैनिटाइज़र भी एक बार कर दिया। दूसरी बार एमएलए साहब ने, नगरोटा एमएलए साहब ने, उन्होंने सैनिटाइज़र दिया, हैंड सैनिटाइज़र दिया, मास्क दिए, वो भी हमने दोबारा सैनिटाइज़र कर दिया है। और जो कोविड पेशेंट आ रहे जिनकी डेथ हो रही है, उनका भी हमने पूरा गाड़ी से लेकर प्रशासन के साथ सहयोग किया और शमशान घाट तक भी हमने लोगों की मदद की। मतलब उनको किट वगैरह जो भी सामान लगता है दाह संस्कार के लिए, वहाँ पर मैं खुद शमशान घाट में गई और वहाँ पर डिस्टेंसिंग की भी पूरी पालना की गई। और लोगों के घर में जो हमारे 20-25 लोग थे कोविड के, अभी इम्प्रूव हो रहे हैं। इसमें एक ही लोग की, जो एक पुरुष थे, उनकी ही डेथ हुई है, बाकी सब इम्प्रूव हो रहे हैं। 2 पेशेंट बचे, वो हैं होम आइसोलेशन। और मैं घर घर भी गई, हमारे तहसीलदार साहब भी आए थे, उनके साथ भी हमने सर्वे किया और लोग खुश हैं क्योंकि हम फ़ोन पर भी उनका हालचाल पूछ रहे हैं कि हमें आपको अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, जैसे जो भी राहत सामग्री है, हम आपके घर तक पहुंचाएंगे। और एक पेशेंट थे, उनका हमें उनको हमने डिपू से भी राशन पहुंचा दिया और जो भी हमारे से हो सका सैनिटाइज़र भी उनके घर में किया है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई ने शिक्षा जगत से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा है। इकाई अध्यक्ष विशाल सकलानी ने कहा कि कोविड महामारी के कारण शैक्षणिक क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। छात्रों की ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से पढ़ाई जारी है, लेकिन डिजिटल असमानताओं के कारण बहुत से छात्र शिक्षा से वंचित हुए हैं। उन्होंने कहा कि दूर दराज के क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या है, तो साथ ही साथ डिजिटल डिवाइसेस भी सभी वर्गों की पहुंच में नहीं है। ऐसे में एबीवीपी ने ज्ञापन के जरिए शिक्षा मंत्री से मांग की है कि सभी क्षेत्रों में नेटवर्क कनेक्टिविटी को सुदृढ़ किया जाए और अध्यापकों को भी स्पेशल ऑनलाइन कक्षाओं के जरिए प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि ऑनलाइन कक्षाएं और प्रभावशाली हो सके। आज विद्यार्थी परिषद ने हिमाचल प्रदेश के जो सरकार में शिक्षा मंत्री हैं, उनको ज्ञापन सौंपा और डिमांड रखी है कि जो ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा हो रही है, उस ऑनलाइन माध्यम के लिए जो शिक्षा को इफेक्टिव बनाने के लिए जरूरी है कि जो सभी क्षेत्रों में जो नेटवर्क कनेक्टिविटी है वो इंश्योर की जाए। साथ ही साथ हमने मांग रखी है कि जो टीचर्स हैं उनको भी ऑनलाइन जो क्लासेस है उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाए, ताकि ऑनलाइन क्लासेस को और ज्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके, ताकि जो एक भविष्य, जो नेक्स्ट जनरेशन है, उसका भविष्य जो है वो अधर में न लटके। साथ साथ शिक्षा से जो वंचित हो रहे हैं स्टूडेंट्स, ऑनलाइन जो डिजिटल डिवाइड है उसके कारण वो चीज भी ना हो। सरकार ने अभी फैसला लिया है कि डिवाइसेस देने का काम भी करेंगे। साथ साथ में विद्यार्थी परिषद ने भी इसमें सुझाव दिया है कि डिवाइसेस के साथ साथ नेटवर्क कनेक्टिविटी और साथ में उनके फोन में, क्योंकि फाइनेंशियल जो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं वो हम सबके सामने ही है, सबकी आर्थिकी एक समान नहीं होती है, इसलिए उन स्टूडेंट्स के जो जरूरतमंद स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स को उनकी डिवाइसेस में नेटवर्क कनेक्टिविटी के साथ इंटरनेट पैक भी दिया जाए, ताकि वो अपनी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चलाई जा सके। प्रदेश में अगले 1 सप्ताह तक बारिशों का दौर जारी रहने का अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक मनमोहन सिंह ने कहा कि इस बार प्री मानसून की संभावना है, जिसके चलते प्रदेश में अच्छी बारिशें होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि फरवरी व मार्च माह में ड्राई स्पेल के बाद अप्रैल व मई माह में अच्छी बारिशें हुई हैं। मनमोहन सिंह ने कहा कि गत रात्रि भी प्रदेश के अधिकतर इलाकों, खासकर पालमपुर व पांवटा साहिब में अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई है।
उन्होंने कहा कि इस बार प्रदेश में हर वर्ष 25 जून के आसपास दस्तक देने वाले मानसून के भी एक सप्ताह पूर्व आने का अनुमान है। जो पिछले 24 घंटों में हिमाचल प्रदेश के जो स्कैटर्ड प्लेसेस है वहाँ पे बारिश हुई है, कुछ एक जगह हैवी बारिश भी रिपोर्ट हुआ है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पालमपुर में 78 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई और सिरमौर में भी जो पोंटा साहिब में 70 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड हुई है। तो अभी जो आने वाले दिन होंगे इसमें भी बारिश जो है वो कंटिन्यू रह सकती है, एक हफ्ते तक बारिश जो है वो कंटिन्यू रहने की उम्मीद है। और जो ये बारिश होगी आने वाले जो दिनों में 11 तारीख से कल से जो बारिश होगी वो प्री मानसून शावर्स होंगे, तो उसके बाद फिर जो मानसून भी अप्रोच कर सकता है। इस बार जो मानसून है वो थोड़ा अर्ली आने की जो पॉसिबिलिटी लग रही है, जैसे कि जो मानसून है जनरली 25 जून को जो आता है, लेकिन इस बार जो है वो एक हफ्ता एडवांस में होने की प्रोबेबिलिटी है। हिमाचल खबरनामा के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।